नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने क्लास 7 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, जिसमें जो जो जरूरी चैप्टर्स थे, खास करके पॉलिटी से रिलेटेड, उन सारे चैप्टर्स को हमने कर लिया है। अब हम क्लास 8 पर आ चुके हैं और जैसे जैसे आपकी क्लास ऊपर की तरफ जाएगी, क्लास थोड़ा सा और बढ़ती जाएगी। आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और संविधान के बारे में जो जानकारी है वो पुख्ता होती जाएगी और मजबूत होती चली जाएगी। ठीक है, तो बहुत समय ना गंवाते हुए सीधे अपने चैप्टर पे आते हैं। आज का जो चैप्टर है और बुक का नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, और ये क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें हम महत्वपूर्ण पॉलिटी से रिलेटेड, राज व्यवस्था से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स उनको देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो संविधान को लेकर है। संविधान की कुछ मूलभूत जानकारी, संविधान का कुछ महत्वपूर्ण उसकी समझ कैसे विकसित की जाएगी, कैसे संविधान क्या है, इसमें उदाहरणों के साथ आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है उसको समझिएगा। जिस तरीके से हर समाज का, हर देश का, हर राज्य का एक नियम होता है, कानून। जैसे मान लो आप कोई खेल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल का भी नियम होता है, मूलभूत नियम होता है। जैसे कि फुटबॉल का एक बेसिक नियम है कि आप उसको कंधे से फुटबॉल या हाथ से नहीं टच कर सकते, गोलकीपर को छोड़ करके। अगर आपने ऐसा किया तो आपका फाउल या गोल को गलत मान लिया जाएगा। ठीक वैसे ही क्रिकेट के अपने नियम है, टेनिस के अपने नियम है। मतलब सभी खेल जिस तरीके से नियम कानून पर चलते हैं, वैसे एक देश भी नियम कानून पर चलता है। वही बात इस पैराग्राफ में बताई जा रही है कि खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पड़ता चलता है। जैसे बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहां नियमों के लिए आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। मतलब कि वो एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ पूरे पब्लिक के साथ एक आम सहमति बनती है। उन समाज में आम सहमति बनाई जाती है और उसके साथ कुछ नियमों को लागू किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, ठीक तो नहीं है लेकिन इंटरकास्ट मैरिज की भी बात कर सकते हैं हम, कि जैसे अधिकतर समाजों में इंटरकास्ट मैरिज जो है उसको प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय समाज में बहुत सारे ऐसे समाज हैं, या अभी आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही बात कर लीजिए, यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज समाज स्वीकार नहीं करता। ये अलग बात है कि संविधान या कानूनी तौर पर आपको स्वीकार कर लिया गया, लेकिन समाज नहीं स्वीकार करता। इसलिए इस आधार पे आप ऐसे कहते हैं कि अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाज में नियम अलग अलग हो सकते हैं। अब आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई गई है। और एक बात और, जैसे मान लो ये तो इंटरकास्ट मैरिज बाद में धीरे धीरे करके सोसाइटीज को एक्सेप्ट कर ली, यार अभी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया हुआ है, ये अभी उस यूनिवर्सल लेवल पर लागू नहीं है। लेकिन संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही सामाजिक जो नियम होते हैं, उन्हीं सामाजिक नियमों को जब देश के स्तर पर स्वीकृति मिल जाती है और उनको कानूनी तौर पर सही मान लिया जाता है, लिखित तौर पर उनको स्वीकार कर लिया जाता है और उनका एक व्यापक नजरिया हो जाता है, तो उसी को हम संविधान कहते हैं। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज से हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे हम संविधान बोलते हैं। संविधान के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, उसको हम संविधान बोलते हैं। और संविधान में जो नियम कानून बनाए गए, वो नियम कानून कहीं ना कहीं उस समाज के, परंपरा के, या जो भी इतिहास रहा है उस इतिहास के आधार पर भी संविधान बनता है वहां पर। ठीक है, तो संविधान पर इतिहास और स्वतंत्रता संघर्ष का बड़ा असर दिखाई पड़ेगा, वो आगे चल करके हम देखेंगे। अब बड़ा मुद्दा ये सामने निकल कर आ रहा है कि आखिर संविधान की जरूरत क्यों पड़ गई हमें, आखिर संविधान हमें क्यों चाहिए, ये बड़ा सवाल है। और मैंने क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ाते हुए भी आपको बताया था कि संविधान इसलिए हमें चाहिए क्योंकि अगर किसी राज्य को चलाना है, किसी देश की सरकार को चलानी है, तो हमको कुछ महत्वपूर्ण मूलभूत नियमों की जरूरत पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि सरकार कैसे बननी है, सरकार कैसे चलेगी, सरकार के कौन कौन से अंग होंगे, सरकार में शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, राज्य केवल केंद्र स्तर पर सरकार होगी या केवल केंद्र और राज्य के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी सरकारें होंगी। तो इन सारे आधारों पर
अगर हमको देश चलाना है तो हमको एक संविधान चाहिए, चाहे वो संविधान लिखित भी हो सकता है, वो अलिखित। लेकिन अगर शक्तियों के बंटवारे की बात करें, जैसे कि परिसंघीय या संघीय संविधान जो होते हैं, उसमें निश्चित रूप से लिखित संविधान की जरूरत पड़ती है। आज दुनिया भर के अधिकतर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के पास संविधान है, ऐसा उम्मीद हम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दुनिया भर में जितने लोकतांत्रिक देश हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, सबके पास अपना संविधान है, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जिनके पास अपना संविधान हो वो लोकतांत्रिक देश ही होंगे। मतलब ये संविधान तय नहीं कर पाएगा कि जो भी देश है वो सभी लोकतंत्र पालन कर रहे हैं, लोकतंत्र का पालन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक देश ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। संविधान हो सकता है, क्योंकि संविधान तो राजा भी बना सकता है। आप सोचिए, संविधान तो राजा भी बना सकता है। नेपाल में भी संविधान था एक समय, 1990 के संविधान की अगर बात करें हम नेपाल के, तो नेपाल के संविधान में सर्वोच्च शक्ति राजा के पास थी। तो क्या उसको हम लोकतंत्र मान सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें जनता अपनी शक्तियों का निर्धारण करे, संविधान बनाए और अपनी शक्तियों के, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चलाए, वो है लोकतंत्र। लेकिन आप नेपाल की बात करें तो वहां पर राजा वहां का जो है वो ज्यादा ताकतवर था। फिलहाल अभी तो स्थिति बदल चुकी है, लेकिन क्या उसको हम लोकतंत्र मानेंगे? बिल्कुल नहीं। अब अगर हम बात करें कि संविधान किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है, या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम संविधान चाहते क्यों हैं, वो हमारे लिए इतना फायदेमंद क्यों होता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार रच सकते हैं। जैसे कि अगर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसमें पहला ही जो शब्द लिखा हुआ है, जो वाक्य है, वो है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग जो शब्द है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? वो भारत की जनता को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब है कि भारत की जनता वो संविधान बना रही है, और वो संविधान में जो कानून बनाए गए हैं, कैसे सरकार चलाई जाएगी, सरकार के कितने स्तर होंगे, इन सभी चीजों का बंटवारा, इन सभी चीजों का जो निर्धारण है वो जनता ही कर रही है। तो संविधान वो ऐसा आदर्श दस्तावेज होता है जिसके द्वारा हम अपने नागरिकों को, या अपने जो नागरिक है, जो जनता है, वो खुद ये तय कर सकती है कि हम किस तरीके से अपना देश चलाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए दस्तावेज ये हमें बड़ी मदद करता है। ठीक है। दूसरा, संविधान ये भी हमको बताता है कि समाज का मूलभूत स्वरूप कैसा होगा या क्या हो, सोसाइटी कैसी होगी, ये संविधान तय करता है। और वो संविधान बनाता कौन है? जनता बनाती है। ठीक है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच बातें तो, बहुत सारी बातें तो समान होती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी बातें अलग भी हो सकती हैं। जैसे एक समुदाय कोई और विचारधारा रखता है, दूसरा समुदाय कोई और विचारधारा रखता है, जरूरी नहीं कि वो हर बात पर सहमत हो। ठीक है। जैसे क्लास में सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट एक ही बात पर सहमत हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ विद्यार्थियों का अलग मत होगा, कुछ विद्यार्थियों का अलग मत होगा। सम ऑफ स्टूडेंट्स वेर अपोज, ठीक है, वो विरोध करेंगे, और कुछ है जो समर्थन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उनको एक स्थान पर लाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ नियम कानून ऐसे हैं जिन नियम कानूनों को सबको मानना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही कोई देश चलता है। तो समुदाय होते हैं, उनके बीच बहुत बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत हो। तो संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। भाई, संविधान में जो कानून बना हुआ है, जो नियम लिखे हुए हैं, वो तो सबके ऊपर बाध्यकारी हैं। वो किसी ऊंच नीच, कोई धर्म, कोई जात, लिंग, जन्म स्थान, किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोगों के ऊपर बराबर रूप में वो सारे नियम कानून बाध्यकारी रूप से लागू। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप भले ही अपने स्तर पर, समुदाय के स्तर पर एक दूसरे की बातों का विरोध करें, परंतु अगर बात संविधान की आएगी तो संविधान में लिखी बात सबके ऊपर लागू होगी। ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो इसके नजरिए से मैंने केवल ये तय करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो होता है वो होता है सरकार किस तरह की होगी, मतलब सरकार कैसी होगी। और उसके साथ साथ उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। जैसे हर देश का अपना विचार होता है, अपनी विचारधारा होती है, अपनी संस्कृति होती है। उन सभी चीजों की रक्षा करने के लिए हमको कुछ तो ऐसा चाहिए जो एक राष्ट्रीय स्तर पर हमको एक बना सके। भले ही कितना भी जातियां हो, कितने भी धर्म हो, भाषाई विविधता हो, तरह तरह की विविधता हो, लेकिन कम से कम संविधान के स्तर पर, कम से कम राष्ट्र के स्तर पर
हम लोग एक हो सके, इसके लिए संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। ठीक है, अब भारतीय संविधान के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बातें कर ली जाए। देखिए, सबसे पहले 1934 में 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को एक प्रकार से आवाज लगाई थी, गठन की मांग करी थी। संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता हो गई। ठीक है, चले चलते हैं आगे। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान बनाने के लिए बहुत सारे मीटिंग्स की, बहुत सारा एक प्रारूप तैयार किया। ठीक है, और प्रारूप तैयार करके उसको पूरा करने का भी पूरा काम किया गया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। बहुत दिनों से भारतीय ये ट्राई कर रहे थे, ये प्रयास कर रहे थे कि कैसे मौका मिले और हम अपना संविधान स्वयं बनाएं। और आखिर वो दिन आया जब दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की रचना करी गई, गठन किया गया और उसी के द्वारा भारतीयों ने अपना संविधान स्वयं तैयार किया। संविधान सभा ने अपना संविधान तैयार किया। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। भले ही भारतीय संविधान सभा के भले ही चाहे जितने सदस्य थे उनके मन में मतभेद हो, लेकिन उन सारे मतभेदों को दूर करके लोग एक साथ एक सदन में बैठ करके भारतीय संविधान का, भारतीय जनता का भविष्य संवारने में लगे हुए थे। और ये विश्वास मानना पड़ेगा आपको कि उन्होंने जो काम करके दिया है वो अतुलनीय है। उसकी कल्पना, उसकी तुलना आप किसी चीज से नहीं कर सकते हैं। वो एक बहुत ही शानदार किया गया काम था। अब इस किताब में एग्जाम्पल के रूप में एक नेपाल की स्थिति दिखाई जा रही है कि किस तरीके से नेपाल की स्थिति में बदलाव आता रहा है और बहुत बार नेपाल में संविधान को लेकर के बहुत सारे विवाद उत्पन्न हुए हैं, जिसमें कई जन संघर्ष भी हो चुके हैं। 1990 में एक जन संघर्ष हुआ, उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक चली। ठीक है, 12 साल तक कायम रही। फिर अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल करने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो ये मामला रहा नेपाल का। ठीक है, इसमें और बात समझने का प्रयास करिएगा कि लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 में अपने शिखर पर पहुंच गया। ठीक है, आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया, क्योंकि उनको चाहिए था एक लोकतांत्रिक संविधान जो जनता के हित के लिए बनाया गया हो। उनको चाहिए था वो, लेकिन उनको चॉकलेट दिया जा रहा था तो वो उसको कैसे स्वीकार करते। आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा और 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। उससे पहले तक मामला कैसे चल रहा था? मोनार्ची चल रही थी, राजतंत्र चल रहा था, लेकिन उसके बाद मामला बदल गया और लोकतंत्र बन गया। अब समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में एक खबर ऊपर दी गई थी जिसमें बताया गया था कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी समझने के बाद, नेपाल की पूरी स्टोरी समझने के बाद हमको एक चीज, ये हमारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि आखिर जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? जब नेपाल में पहले से ही संविधान मौजूद है तो आखिर उसके बाद आपको क्यों संविधान चाहिए? ये एक बड़ा सवाल बन रहा है। ठीक है, अब उस सवाल का उत्तर आपको आगे चलकर मैं दूंगा, आगे लाइन में। उसका उत्तर यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल क्या था? एक राजतंत्र था।
मोनार्ची, ठीक है। और वहां का राजा ही शासन करने वाला था, ठीक है। 1990 में जो नेपाल का संविधान बना, उसमें इस सिद्धांत को बनाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो शासन की सर्वोच्च सत्ता है वो राजा के पास रहने वाली है, ठीक है। सत्ता किसके पास रहेगी? राजा। अब ये बताइए, संविधान, भले मैंने आपको पहले ही बताया था कि संविधान हो ये जरूरी है, मतलब अधिकतर देशों के पास संविधान होगा, परंतु ये जरूरी नहीं है कि संविधान के साथ साथ लोकतंत्र भी हो। अब यहाँ पर तो संविधान बना हुआ है, ठीक है, लेकिन उस संविधान में उच्च शक्ति किसके पास है? उच्च शक्ति राजा के पास है, और होना चाहिए था वो जनता के पास, ठीक है। ये बड़ा सवाल था, इसलिए ये बड़े विवाद का कारण बना और आगे चलकर संविधान को बदलना पड़ा। तो नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन कर रहे थे, और इसी का ये जो संघर्ष था, इसी के फलस्वरूप 2006 में क्या हुआ? आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने एक नया संविधान बनाना था, और उन्होंने करा वो। और वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वो आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वो लड़ रहे थे। क्योंकि भाई राजा ने संविधान बनाया था, तो वो जो भी संविधान बनाएगा तो राजा जरूर ये देखेगा कि इसमें मेरा हित पोषित हो रहा है कि नहीं, ये बात जरूर ध्यान में रखी जाएगी। और ये सब चीजें जो है नेपाल की जनता को पसंद नहीं है, इसलिए संविधान मजबूरन बदलना पड़ा, ठीक है। अब इसमें बताया जा रहा है कि जिस तरीके से फुटबॉल के खेल में अगर नियम बदला जाए तो पूरा खेल ही बदल जाएगा। सोचो कि अभी तक ये फुटबॉल में नियम है कि वो उसको आप हाथ से टच नहीं कर सकते, गोलकीपर को छोड़ करके, कंधे से नहीं। अब ये कर दिया जाए चाहे जिससे टच कर लीजिए, चाहे हाथ से खेलिए फुटबॉल, चाहे उसका नाम फुटबॉल इसीलिए तो पड़ा है क्योंकि उसको हम पैर से खेलते हैं, ठीक है। अब अगर नियम में बदल दिया जाए, ये कह दिया जाए नहीं आप हाथ से भी टच कर सकते हैं, तो फिर वो ना तो फुटबॉल रह जाएगा ना तो वो नियम रह जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर संविधान के नियमों में भी ऐसे ही बदलाव कर दिए जाए तो बहुत सारी मूलभूत चीजें बदल जाएंगी। इसीलिए हमारे संविधान में मूल संरचना की व्यवस्था करी गई कि आप मूल संरचना नहीं बदल सकते। आप भले संविधान में संशोधन कर दीजिए लेकिन उसकी मूल संरचना, फंडामेंटल स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पर खैर दूसरा दिखाया जा रहा है कि जिस तरीके से फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, ठीक वैसे ही नेपाल में राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलने के कारण अपने बहुत सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, कि भाई देश की राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी, व्हाट विल बी द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कंट्री, ये भी तय करना होता है संविधान को ही, क्योंकि संविधान निर्धारित करता है इसको। अब नेपाल के पुराने संविधान में क्या कहा गया था? 1990 का जो संविधान था उसमें कहा गया था कि जो शासन की बागडोर है वो राजा और मंत्री परिषद के हाथ में होगी। ध्यान रखिएगा, 1990 का जो संविधान है उसमें यह कहा गया था कि शासन की बागडोर किसके हाथ में होने वाली है? शासन की बागडोर हाथ में होने वाली है नेपाल के राजा और मंत्री परिषद के। लेकिन अब जो नया संविधान बन गया है, ठीक है, जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राजव्यवस्था चुनी है वहां निर्णय प्रक्रिया को नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इसलिए नेपाल ने भी सोचा कि नहीं ये तो नहीं चलने वाला है, इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि लोकतंत्र में हम क्या करते हैं, लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वो क्या कर सकें, सत्ता की जिम्मेदारी संभाल करके हमारे लिए काम कर सकें, ठीक है। हम नेताओं को इसलिए चुनते हैं, अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुनते हैं ताकि वो हमारे लिए काम कर सके, हमको अपना कठपुतली ना बना ले कि एक बार 5 साल में आ जाएंगे और हमसे अपना वोट मांगकर चले जाएंगे, फिर कभी उनका दर्शन नहीं होता दोबारा, ठीक है। सच्चाई तो ये है कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम अपने नेता खुद चुनते हैं और सत्ता की जिम्मेदारी इस्तेमाल कर सकें। फिर भी ऐसा हमेशा बना रहता है और यही होता है अक्सर कि जो भी नेता हमारी तरफ से सत्ता संभाल रहा है, जिसको हमने दिया है अधिकार की जाओ और सत्ता संभालो, वो क्या करता है, वो अपनी सत्ता का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। और इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम मान लो कोई पर्टिकुलर कोई पार्टी सरकार बना रही है और हमको लग रहा है नहीं ये पार्टी जो है, इसकी जो सरकार है बड़ी गलत है, इसको हटाना पड़ेगा, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर लोकसभा में उसका विश्वास मत बना रहेगा तो 5 साल तक काम करेगी, अगर उसका विश्वास मत नहीं बनेगा, विश्वास मत खत्म हो जाएगा तो 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई
नेता मंत्री कोई भी हो, मंत्रिपरिषद ही अगर हमारी शक्ति का गलत उपयोग करना चाह रही है तो हम उसको हटा सकते हैं शासन से। ये होता है लोकतांत्रिक देश, ठीक है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय क्या होता है, प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर राजनेता सत्ता का दुरुपयोग करे तो न्यायपालिका उनके ऊपर पकड़ कर सकती है या विधायिका उनके ऊपर पकड़ बना सकती है। हालांकि अब एक बड़ा विरोधाभास यही है कि जो विधायिका है उसी से तो सरकार बन रही है, उसी से तो कार्यपालिका चल रही है। तो हम बहुत कम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी चीजों पर विधायिका कंट्रोल करे। आदर्श रूप में कंट्रोल करेगी लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। देखिए, लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं, जहां आपने पढ़ा है कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है, राइट टू इक्वालिटी। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार हमको मिला हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि देश के नागरिक के साथ, ठीक है, देश के व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का अन्याय नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये तो रहा आपका संविधान में समानता का अधिकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में संविधान का एक बड़ा महत्वपूर्ण काम यह भी होता है कि कोई भी ताकतवर समूह जो है वो किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहुत ताकतवर समूह है जो अपने से छोटे ताकतवर समूह को परेशान करने लगे और उसको बहुत तकलीफ देना शुरू कर दे। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती। जैसे बेसिक तौर पर इसका मतलब है कि बहुसंख्यक लोग कहीं अल्पसंख्यक को परेशान न कर दें। तो इसके लिए आपको पता है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29-30 दिया गया है अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए। तो मतलब इसका अर्थ ये होता है कि हमारे संविधान में हर चीज का ध्यान रखा हुआ है कि कहीं अल्पसंख्यकों के साथ नुकसान ना हो जाए, कहीं महिला के साथ नुकसान ना हो जाए, कहीं बच्चों के साथ कोई नुकसान ना हो जाए। इन सारी चीजों को बड़े ही बारीकी ढंग से देख करके संविधान सभा द्वारा संविधान को बनाया गया, ठीक है। बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। जैसे जहां भी बहुसंख्यक लोग होंगे वो हमेशा यही चाहेंगे कि जितने अल्पसंख्यक हों उनको दबाया जाए, उनको कम कर दिया जाए। तो इसलिए उनको संवैधानिक सुरक्षा देना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उनको संवैधानिक सुरक्षा देना बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। और संविधान में इस बात का अच्छे से ख्याल रखा गया है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। मतलब जो चीज बहुसंख्यक उपयोग कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो सारी चीजें अल्पसंख्यकों तक ना पहुंच पाए। तो इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया हमारे संविधान में, ठीक है। अब अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का एक काम कह सकते हैं आप। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं अंतर सामुदायिक वर्चस्व, इंटर कम्युनिटी वर्चस्व बोलते हैं। या एक ही समुदाय के अंदर भी हो सकता है, मतलब एक ही समुदाय में एक महकमा ऐसा हो जो बहुत ताकतवर हो और एक ग्रुप ऐसा हो जो कमजोर हो। तो उस मतलब एक समुदाय के अंदर भी ऐसा हो सकता है और एक दूसरे समुदाय के अंदर भी हो सकता है। जैसे जो एक ही समुदाय के अंदर होता है उसको हम इंट्रा कम्युनिटी बोलते हैं, और जो एक दूसरे समुदाय के बीच में होता है उसको आप इंटर कम्युनिटी बोलते हैं। मतलब दो समुदाय के बीच में अगर कोई समुदाय ताकतवर है, कोई समुदाय कमजोर हो, तो ताकतवर समुदाय कमजोर समुदाय को क्या करेगा, दबाने का प्रयास करेगा। या एक ही कोई समुदाय उसमें दो दो लोग हो, दो प्रकार के लोग हो, जिसमें एक ताकतवर एक कमजोर हो, तो ताकतवर क्या करे, कमजोर को दबाए, ठीक है। इसको भी जो है दूर करने का काम संविधान करता है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि हम खुद को अपने आप से ही बचा सकें। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि हम अपने आप को खुद से ही बचा सकें, इसके लिए भी संविधान बहुत जरूरी है। अब अपने आप को खुद से कैसे बचाएंगे, अपने आप को खुद से ऐसे बचाएंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं
कि हम जो भी विचार करते हैं, जो भी परिणाम हमारे दिमाग में आता है, वो बहुत एक्सट्रीम होता है, बहुत एक्सट्रीम होता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लो आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और स्कूल में अगले दिन किसी टॉपिक का टेस्ट है और अभी आप उसको पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पर टीवी पर कोई सीरियल आ रहा है जो आपका पसंदीदा टीवी सीरियल है। अब आपके मन में एक दुविधा आएगी कि हम टीवी सीरियल देखें कि कल के लिए तैयारी करें। ठीक है, मन कहेगा कि चलो टीवी देख लेते हैं, बुद्धि कहेगी तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, अब क्यों आप ये सोच रहे हैं? क्योंकि आपको डर है कि कहीं अगर कल टेस्ट हो गया और उस टॉपिक में हम फेल हो गए तो क्या होगा। तो ऐसे ही संविधान भी है कि संविधान, जब भी आप अपने आप को दुविधा में पाते हैं, संविधान आपकी मदद करता है कि अगर आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो आपके अंदर एक डर हो कि कहीं कल इसका परिणाम गलत ना निकल के आए। तो संविधान हमको अपने आप से भी बचाने का काम करता है। कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे देख लो कि किसी कम्युनिटी की बात कर लो, कभी कभी लगता है कि यार वो कम्युनिटी इतना खराब काम कर रही, ऐसा मन कर रहा है कि कुछ कर दें, लेकिन फिर अंदर डर आता है कि नहीं नहीं नहीं, संवैधानिक काम करेंगे, संविधान से ऊपर नहीं जाना है, कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे किसी स्तर पर। तो इसमें हो क्या रहा है? संविधान आपको खुद से नहीं बचा रहा है। अगर संविधान ना होता तो आप क्या करते? आप जरूर कोई गलत काम कर देते। ठीक है, कि कई बार हम तीखे ढंग से सोचने लगते हैं, लेकिन ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में बहुत मदद करता है, क्योंकि हम लोग बहुत इमोशनल हैं, तो हम हमेशा ऐसा सोचते रहते हैं। ठीक है, संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, कई बार हम लोग लोकतंत्र, जो भी लोग डेमोक्रेसी को मानते हैं, कई बार जब भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जाता है या बहुत दिक्कतें आती हैं, अव्यवस्था फैलने लगती है, तो लोगों के मन में आता है कि एक बार तानाशाही वाला रूल आ जाता तो मजा आ जाता, एक बार तानाशाही चल जाती तो मजा आ जाता। लोकतंत्र में लोग जो है सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है। यहाँ पे जब तक कोई तानाशाही नहीं करेगा तब तक यहाँ की जनता सुधरेगी नहीं, जैसे चाइना में होता है। ठीक है, लोग ये सोचते हैं, अरे काश मोदी जी तानाशाही करना शुरू कर देते तो कितना अच्छा होता। लेकिन संविधान हमको ये बताता है कि तानाशाही हो सकता है 2 दिन के लिए बहुत अच्छी लगे, लेकिन तानाशाही जब आ जाएगी तो जो आप लोकतंत्र में जीवित है जिस तरीके से, तानाशाही उससे ज्यादा बुरी है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र बुरा है, लेकिन अगर तुलना करें तो तानाशाही क्या है? तानाशाही एकदम से आपका जीवन नरक बना देगी, कष्ट कष्टमय बना देगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसकी स्थिति इतनी खराब है कि राजनेता सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहा है। तो अब उनका मन कर रहा है कि अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए हमको किसी तानाशाह की जरूरत है, हमको किसी तानाशाह, किसी नेपोलियन हिटलर की जरूरत पड़ जाएगी। तो हम सोचते हैं कोई नेपोलियन हिटलर आ जाए जो हमारे देश को सही कर दे, या फौजी शासन चला दिया जाए, आर्मी रूल चला दिया जाए। ठीक है, लेकिन फिर वही बात हुई कि बाद में हमको ये सोचना पड़ेगा कि इन भावनाओं में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। लोकतंत्र में कुछ हित तो आपके बचे हुए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, आपका कोई उल्लंघन, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जब तानाशाही आ जाएगी तो आपका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा, सारे अधिकार आपके नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके अंदर उन्माद आ रहा है, जो तरह तरह की भावनाएं आती हैं, उनको बुनियादी तौर पर संविधान हटाने में मदद करता है। ठीक है, यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता रक्षा होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर संसद ये चाहे कि मूल अधिकारों को बदल दे पूरा, तो नहीं बदल सकती, क्योंकि मूल संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती वो। ठीक है, ये बात समझिए। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, 2015 से मनाना शुरू हुआ था ये। ठीक है, 2015 से, क्योंकि वो 125वीं जयंती थी बी.आर. अम्बेडकर साहब की, और उनको भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में माना जाता है। तो 2015 से संविधान दिवस मनाना शुरू किया गया था। ठीक है, अब समझते हैं भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए, अब संविधान जब बनना शुरू हुआ, मतलब कि हमारी संविधान सभा ने जब संविधान बनाना शुरू किया, उसका मामला समझिए। उसमें क्या हुआ कि हम लोग उपनिवेशिक शासन से इतना परेशान हो चुके थे
औपनिवेशिक शासन से, क्योंकि उसमें मूल अधिकारों की कमी, बहुत सारा शोषण हो रहा था भारतीय नागरिकों का, भारतीय लोगों का। तो उन्होंने एक चीज तय करी कि जो जो हमारे साथ हुआ है, जो जो हमारे साथ गलत हुआ है, वो सारी चीजों को दूर करने का प्रयास संविधान में करेंगे। ठीक है। और स्वतंत्र भारत किस तरीके का होना चाहिए, इस पर भी बड़ा विचार किया गया था। ठीक है। स्वतंत्र भारत कैसा होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्हें खुद नहीं बनाए थे। मतलब जैसे औपनिवेशिक शासन, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो हमारे ऊपर बहुत सारे तरह तरह के गलत नियमों को हमारे ऊपर थोप रहे थे, और हमको ऐसे ऐसे नियमों को मानना पड़ रहा था जो हमने बनाया ही नहीं है। और मूलभूत तो महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये है कि अगर आप कोई नियम बना रहे हैं तो उसको मानिए, क्योंकि सहमति से ही नियम बनाए जाते हैं, फिर उसको मानता है। अब पता चला कोई दूसरा आदमी नियम बना रहा है और उसको हमको मानना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा लोकतंत्र के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। ठीक है। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग औपनिवेशिक शासन से त्रस्त आ चुके थे, बहुत परेशान हो गए थे। ठीक है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है समानता, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, कि जो भी संविधान बनेगा उसमें सभी नागरिकों को हम समान मानेंगे, ऊंच नीच भेदभाव, महिला पुरुष, ठीक है, कोई जाति, कोई धर्म, कोई निवास स्थान, नस्ल, मूल वंश, किसी आधार पर किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा, सभी लोगों को बराबर माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये भी हमको तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाएगा, हम लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे कैसे, उसके कामकाज के नियम क्या होंगे। ठीक है। और एक आदमी के वश का नहीं था, और ये जाहिर बात है कि संविधान बनाना, वो भी भारत जैसे देश का संविधान बनाना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क्स, या ऐसे कह सकते हैं कि इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क एवर फेस्ड बाय इंडियंस, कि संविधान बनाना दुनिया का सबसे, भारत के लिए बहुत मुश्किल काम था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। ठीक है। इसमें तकरीबन 300 लोगों ने योगदान दिया, जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के मेंबर थे। और भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक, लगभग 2 माह 11 महीना 18 दिनों तक ये जद्दोजहद चलती रही, और अंततः भारतीय संविधान सभा ने एक बेहतरीन संविधान तैयार करके दिया हमको। ठीक है। जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस टाइम पर प्रासंगिक था। ये आपको दृश्य दिखाई पड़ रहा होगा, ये जवाहरलाल सॉरी अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब है, बड़े ही महत्वपूर्ण ये भी संविधान सभा के मेंबर थे, और बहुत भारतीय एकता के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है। इसमें दिखाया जा रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता बहुत जबरदस्त थी। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई, इतनी चर्चा हुई कि पता नहीं कितने वॉल्यूम्स में कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को निकाला गया है, इतनी चर्चाएं हुई, हर एक प्रावधान पर बहुत विशेष चर्चा हुई, उस पर बहुत सारे एस्पेक्ट प्रस्तुत किए गए कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बहुत सोच समझकर संविधान बनाया गया है। ठीक है। सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे, और ये इतना महत्वपूर्ण था कि इतना समय लग गया संविधान को बनाने में। आज भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि आखिर इतना समय क्यों लग गया, इतना पैसा, उस समय 60 लाख रुपए खर्च हुए थे, इतना पैसा खर्च हो गया और बना क्या, उधार का कटोरा, इतना समय लगा, इतना पैसा खर्च हुआ है, और उसके बाद संविधान निकल कर सामने आया कि हमने अलग अलग देशों से बहुत सारी चीजों को चुराया है, बहुत सारी चीजों को लिया हुआ है। लेकिन बाद में अम्बेडकर साहब ने इसको एक्सप्लेन करते हुए कहा कि आप जिसको उधार का कटोरा कह रहे हैं, वो एक्चुअली में उधार का कटोरा ना होकर के एक प्रकार का समायोजन है। हमने अपनी संस्कृति, अपने देश के हिसाब से अलग अलग देशों से कुछ प्रेरणा ग्रहण की, ठीक है, इंस्पिरेशन लिया है और उसको हमने शामिल किया हुआ है। अब संविधान सभा के जो ये सदस्य थे, उनके सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय रहते थे, उनकी न तो भाषा एक थी, न ही उनका धर्म एक था, और न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था, और ये भारत के इतिहास की सबसे विध्वंसकारी घटना मानी जाती है कि इस तरीके से जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसने कितना बड़ा मामला खड़ा कर दिया, और उसका भविष्य क्या होगा, किधर जाएगा, उसका कोई पता नहीं था।
और भारत की उस समय सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बहुत भयानक थी। उस समय की स्थिति एक्सप्लेन करने लायक नहीं कि क्या भयानक स्थिति पैदा हो गई थी। और आप सोचिए कि इन सारी परिस्थितियों के बीच संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कितने लगन से और कितनी गंभीरता के साथ संविधान बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो वो उस टाइम पर संविधान बनाना दुनिया का सबसे कठिन काम था। ऐसा भी नहीं था कि भारत बहुत शांतिपूर्ण अवस्था में था, बहुत शांतिमय स्थिति में था, चलो शांतिपूर्ण अवस्था में है, आराम से इसको बना देते हैं। स्थिति इतनी उथल पुथल वाली थी। उस टाइम पर संविधान बनाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। संविधान सभा के सदस्यों के सामने बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया। ये ऐसे समझ लीजिए कि ये संविधान लिखना, आपको लग रहा होगा किसी सदन में जाकर के संविधान लिखा गया है, ऐसे कहो कि किसी सीमा पे युद्ध होता है, आर्मी के जवान युद्ध करते हैं, उससे कम नहीं था ये उस समय बहुत कठिन काम था। दिमाग शांतिपूर्ण बनाना और एक एक मुद्दे के बारे में सोचना कि कहीं किसी महिला के साथ गलत ना हो जाए, किसी एक दलित के साथ गलत ना हो जाए, किसी समाज के पिछड़े हुए एक वर्ग के साथ गलत ना हो जाए, किसी ऊंच नीच की भावना न विकसित हो जाए, अस्पृश्यता, बाल विवाह, विधवा के साथ बहुत सारे शोषण, इन सारी कुरीतियों के साथ भारत आगे बढ़ रहा था। अंबेडकर साहब ने कहा था कि भारत के आजाद हो जाने से कोई बहुत विशेष फायदा नहीं होने वाला है। उनका मानना था जब तक हमारे समाज की कुरीतियां नहीं दूर होंगी तब तक हमें आजाद होने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, देश को ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं कि विविधता में एकता, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है भारत की, लेकिन उसके बाद भी संविधान इतना बेहतरीन बना कि आप उसकी शायद कल्पना नहीं कर सकते। ये आप वो दृश्य देख सकते हैं 1947 की जो विभीषिका थी, भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा था, उसको आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति थी। ट्रेन के ऊपर लोग चढ़कर जा रहे थे और स्थिति आप बस ऐसे ही देख सकते हैं। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया। अब एक और महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संविधान की, वो है संघवाद, फेडरलिज्म। इसका मतलब है कि देश में एक से अधिक स्तर पर सरकार होगी। जैसे हमने पिछले क्लासेस में समझा हुआ है कि भारत में 3 स्तर पर सरकार काम करती है। एक तो केंद्र स्तर हुआ, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा स्थानीय स्तर। तीनों स्तर पर भारतीय राज्य की सरकारें काम करती है। ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय शासन का तीसरा स्तर माना जाता है। इस भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यही था कि यहाँ की शासन एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग पूरे देश के फैसले ना लेने लगे। समझ आई बात? कि मतलब दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग पूरे भारत का फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि भारत में इतनी विविधता है कि आपको 3 स्तर पर, 2 स्तर पर सरकार तो बनानी ही पड़ेगी। ये यूरोपियन देश नहीं है कि छोटा सा देश है, एक जैसे लोग हैं, सेंट्रल में ब्रिटेन जैसी सरकार की सेंट्रल से ही सारा काम कर लिया जाएगा। यहाँ पर भारत जैसे देश में जहां पर इतनी विविधता है वहां पे आपको एक से अधिक स्तरों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने संघवाद अपनाया। इसे आप समझ सकते हैं कि आखिर संघवाद अपनाने का बड़ा कारण क्या था। उसका बड़ा कारण यही था। ठीक है, हमारी संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी। ये पूरी दुनिया भर के संविधानों में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था। दुनिया के बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश जिन्होंने पता नहीं कि 100-150 साल पहले अपने संविधान को निर्मित कर लिया था, परंतु उन्होंने भी वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं अपनाया था। भारत ने ये बड़ा क्रांतिकारी काम किया था जिसमें भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत को स्वीकृति दी। उस टाइम पर 21 साल से ऊपर के लोग मतदान कर सकते थे। ये बाद में जाकर के परिवर्तित कर दिया जाए, जिसको 21 से 18 कर दिया गया 1989। ठीक है, तो संविधान सभा के एक सदस्य थे AK अय्यर साहब। उन्होंने क्या कहा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लेकर? उन्होंने कहा कि आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतरीन जीवन की स्थिति को प्रोत्साहन देगी। ये स्टेटमेंट
ऑस्टिन साहब अपनी किताब में लिखते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर्नल स्टोन ऑफ नेशन। इसमें इन्होंने इनके कोट को दिखाते हुए कहा कि किस तरीके से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व है भारतीय संविधान में, उसको ए के अय्यर साहब ने अपने शब्दों में किस तरीके से बयान किया है उसको आपने देखा। ठीक है, चलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था करी गई। जैसे मैंने बताया कि केंद्र स्तर पर एक सरकार होती है, एक राज्य स्तर पर और एक स्थानीय स्तर पर होती है, ताकि इलाकों के हिसाब से फैसले लिए जाएं। इलाकों के मतलब क्षेत्रों के हिसाब से, क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग परिस्थिति है, अलग भाषा है, अलग विविधता है, अलग उनका कल्चर है। तो अब एक जैसा व्यवस्था, एक जैसा निर्णय सभी राज्यों के साथ लिया जाना उचित नहीं होगा। इसलिए राज्य सूची भी बनाई गई जिसमें ऐसे विषय डाले गए जो राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है, जिसको हम राज्य सूची के विषय मानते हैं। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है, जिसको हम केंद्र सूची कहते हैं, सेंट्रल लिस्ट कहते हैं। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं। उन्हीं सूचियों की बात मैंने बताई आपको, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के जो भी सब्जेक्ट होंगे उस पर केंद्र और राज्य दोनों लोग कानून बना सकते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से करेगी, मतलब उसको पैसा कैसे मिलेगा। तो संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, ये बात समझना पड़ेगा आपको कि वो केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि उनको संविधान से शक्तियां प्राप्त होती हैं और अपने अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। संसदीय शासन पद्धति सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? जनता करती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में विधानसभा सदस्यों का चुनाव जनता करती है, जिसको आप विधायक बोलते हैं, और सांसदों का चुनाव जनता करती है, या संसद के सदस्यों का चुनाव जनता करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सांसद। ठीक है, और भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है, ये आपको पता है, आर्टिकल 326 ये एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, और संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, उनको लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। मतलब जिस तरीके से भारतीय जनता ने स्वतंत्रता संघर्ष में पार्टिसिपेशन किया, भागीदारी की, उससे उनको ये प्रतीत होने लगा था कि वयस्क मताधिकार अब दिया जा सकता है, क्योंकि जनता के पास इतनी जागरूकता आ चुकी है कि उसको अपना कौन सा नेता चुनना चाहिए, कौन सा नहीं चुनना चाहिए, इतनी जानकारी आ गई, तो हम इसको वयस्क मताधिकार के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर भी आधारित जो ऊंच नीच की बात है, उन सभी बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होनी चाहिए। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, प्रतिनिधि जनता के प्रति क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं, ये भी आप समझिएगा। जो भी प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जनता ही उनको चुनती है। समझ आई बात? लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधि क्यों महत्वपूर्ण होता है? प्रतिनिधित्व इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि जनता डायरेक्ट अपना रिप्रेजेंटेशन करे, वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हर क्षेत्र का अपना एक प्रतिनिधि होता है, हर क्षेत्र की अपनी अलग प्रणाली होती है, अलग सिस्टम होता है। तो वहां पर क्या समस्याएं हैं, उनको क्या क्या जरूरतें हैं, उन सारी जरूरतों को वो सरकार के स्तर पर जाकर के सुलझा सकता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि शक्तियों का बंटवारा संविधान के अनुसार सरकार के तीन अंग है। कौन कौन से अंग है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जिनको हम चुनते हैं, जैसे वो सांसद और विधायक इसमें होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया विधायिका से ही वो लोग बाहर जाते हैं और कानून चला शासन का काम देखते हैं।
सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से क्या होंगी, अलग होंगी। सेपरेशन ऑफ पावर इसको बोलते हैं, आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश भी रखता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक दूसरे से एकदम ही अलग कर दिया, नहीं, एक दूसरे से एकदम अलग नहीं करते हैं, एक दूसरे पर अंकुश रखने का भी काम जिस तरीके से विधायिका कार्यपालिका पर कंट्रोल करती है, उसी तरीके से न्यायपालिका जो है वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर अंकुश लगाती है। कंट्रोल करने का मतलब नियंत्रण नहीं करती है, नियंत्रण तो सबसे प्रमुख नियंत्रण संविधान ही करता है, लेकिन एक दूसरे पर अंकुश लगाने का काम, जैसे विधायिका अगर कोई ऐसा कानून बना दे जो नागरिकों के लिए बेहतर ना हो, तो न्यायपालिका उस पर रोक लगा सकती है। ठीक है, ये बात है। और इस तरह तीनों अंगों के बीच क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर, सत्ता का संतुलन बना रहता है। ठीक है, ये संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा करने लगे। ठीक है, इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप पढ़ते होंगे संविधान में कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, मतलब अगर मंत्रिपरिषद मनमाना काम करे तो लोकसभा उस पर कंट्रोल कर सकती है। इसीलिए जो भी मंत्री होते हैं उनको संसद में जाकर के जवाब देना पड़ता है, वो अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते, अपने मनमानी ढंग से, वो संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। और अगर कोई काम उन्होंने अपने मन से या गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया तो उनको संसद में जाकर के जवाब देना पड़ता है, ऐसा भारतीय संविधान के प्रावधानों में लिखा हुआ है। तो वो अपने मन से और राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, ये बात समझिएगा। इसमें एक बात ये बताई जा रही है कि जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तब उसको सरकार से अलग हमको मानना होगा। देखो, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन राज्य बना रहता है, इसलिए आप राज्य और सरकार को एक पर्यायवाची के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। राज्य दूसरी व्यवस्था है, सरकार दूसरी व्यवस्था है, राज्य के अंतर्गत ही सरकार आता है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। राज्य के 4 महत्वपूर्ण कौन कौन से तत्व हैं? एक तो जनता है, भूभाग है, सरकार है, और जनता, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं राज्य के। तो आप सरकार और राज्य को एक जैसा मत समझिए। ठीक है, राज्य तो परमानेंट रहेगा, राज्य तो हमेशा रहेगा, सरकारें आती जाती रहती हैं। ठीक है, राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार राज्य का एक क्या है, पार्ट है, एक हिस्सा है। राज्य का मतलब सरकार से ज्यादा होता है, राज्य का जो परिभाषा है वो किसी सरकार से व्यापक है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बात ध्यान रखिएगा, आप कभी भी राज्य के और सरकार को एक जैसा मत मानिए, दोनों एकदम अलग हैं। ऐसा कह सकते हैं कि राज्य के अंतर्गत ही सरकार आती है। ठीक है, अब मौलिक अधिकारों की बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के बड़े महत्वपूर्ण खंड है और उनको संविधान के अंतरात्मा भी आप कह सकते हैं। यहां तक आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को अंबेडकर साहब ने क्या कह दिया, संविधान की आत्मा कह दिया। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से मूल अधिकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह पैदा कर दिया था कि राज्य चाहे तो नागरिकों के सारे अधिकारों को जब्त कर सकता है, राज्य चाहे तो नागरिकों का बहुत भरपूर शोषण कर सकता है। इसीलिए राष्ट्रवादियों ने जब संविधान बनाया तो उसमें मूल अधिकार नाम का एक इतना महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया जो व्यक्ति को, नागरिक को क्या करता है, राज्य के खिलाफ शक्ति प्रदान करता है। जो व्यक्ति को क्या करता है, राज्य के खिलाफ शक्ति प्रदान करता है। एग्जाम्पल के रूप में आपको मूल अधिकार किसके खिलाफ मिला हुआ है, राज्य के खिलाफ और व्यक्ति के खिलाफ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के खिलाफ अधिकतर मिला हुआ है। और जब भी राज्य आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करे तो आप कहां जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप हाई कोर्ट जाएंगे। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, ये सारे आर्टिकल्स बनाए गए हैं संविधान में, क्योंकि राष्ट्रवादियों को डर था कि कहीं कोई राज्य ऐसा न करे कि नागरिकों की शक्तियों को हड़प ले, नागरिकों के अधिकारों को हड़प ले। ये बड़ी समस्या है। ठीक है,
तो सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है। अब विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी थे जो ये चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा करें। फलस्वरूप क्या हुआ, बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया। अनुच्छेद 29-30 में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऐसी बात करी गई है। ठीक है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा ये कि अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार। जैसे जो भी हमको अधिकार मिले हुए हैं हमको वो किनके खिलाफ मिले हैं, राज्य के खिलाफ मिले हैं। तो जो भी सत्ता कानून बना रही है उसके खिलाफ उनको मिलना चाहिए, उसके ऊपर एक सीमा लगनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो वो निरंकुश हो जाए। ठीक है। मौलिक अधिकारों के अलावा एक और खंड शामिल किया गया, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किया गया है। तो संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा ताकि सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। तो इसीलिए हमेशा एक सवाल आता है कि सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कहाँ करी गई है भारतीय संविधान में, तो वो बात हम डीपीएसपी में करी गई। ठीक है। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। हालांकि इसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया क्योंकि उस समय भारत की अपनी आर्थिक सीमाएं थी, इतना भारत के पास पैसा नहीं था कि वो मूल अधिकार को भी बाध्यकारी बना दे और डीपीएसपी को भी बना दे। ठीक है। अब इसमें कुछ सवाल किए गए हैं कि किस आधार पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। यदि 13 साल का बच्चा एक कालीन कारखाने में मजदूरी कर रहा है तो बिल्कुल अनुच्छेद 24 का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर 14 साल से कम का बच्चा नहीं काम कर सकता कारखानों में। यदि किसी राज्य का नेता कोई दूसरे राज्य के लोगों को राज्य में काम करने से रोकता है, बिल्कुल नहीं रोक सकता। ऐसी एक बार महाराष्ट्र में घटना हुई थी, ठाकरे साहब ने ऐसा किया हुआ है। तो राज्य इस आधार पे कोई राजनेता इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 आपको इन आधारों पर बचाता है, 16 इन आधारों पर बचाता है कि निवास स्थान वगैरह इस आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती, ठीक है, तो ये अल्पसंख्यक मामला हो सकता है। यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है कि वो अधिकारी महिला है, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से गलत ही आप कह सकते हैं क्योंकि लिंग के आधार पर इस तरीके का भेदभाव करना उचित नहीं है। तो इसमें कई तरीके से उल्लंघन हो रहा है। धर्मनिरपेक्षता क्या है ये बताया गया। संविधान की एक अलग विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य बेसिक तौर पर वो होता है जो अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। जैसे भारत का अपना पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि अगर नागरिक कोई धर्म का पालन कर रहा है, व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर रहा है, तो उनको रोका भी नहीं जाएगा, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर बढ़ावा देना होगा तो सभी धर्मों को बढ़ाएंगे, नहीं तो किसी एक को नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है। कभी कभी देश का इतिहास भी ये तय करता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार बनाना चाहते हैं। जिस तरह से फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देश में संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहां देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। और ये आपने देखा होगा नेपाल के संबंध में। ठीक है। वहां लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की जरूरत भी पैदा हो गई है। ठीक है। अब एक और अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के लेकर के। इसमें आप ऐसा देख सकते हैं कि देश के सभी लोगों को कानूनन रूप से बराबरी का दर्जा दिया गया है। ठीक है। और इसमें कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। चाहे वो खेल का मैदान हो, होटल हो, दुकान हो इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर भी सभी को बराबरी पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में भी राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। छुआछूत की जो प्रथा है उसका भी उन्मूलन कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। अब स्वतंत्रता का अधिकार भी हमको दिया गया है जिसमें आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भाषण की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, सभा की स्वतंत्रता है, भारत के किसी भी भाग में आने जाने की, रहने की, कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें मानव व्यापार, जबरिया श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, ठीक है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का हमको अधिकार दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमको सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार वो हैं जो अल्पसंख्यकों को मिले हुए हैं। संवैधानिक उपचार मतलब अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो आप इस अधिकार के तहत क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत में जा सकता है, ठीक है। बात समझ आई। अब इसमें आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से 1990 का नेपाल का संविधान और 2015 का नेपाल का संविधान है, उसमें कार्यपालिकीय जो शक्तियां हैं उनमें तुलना करी जा रही है। तो 35 में आप देखेंगे कार्यकारी शक्तियां किसके हाथ में थी, 1990 के संविधान में उस टाइम पर वो महामहिम नरेश एवं मंत्रिपरिषद में निहित होंगी, लेकिन जब आप 2015 की स्थिति देखेंगे तो नेपाल की कार्यकारी शक्तियां संविधान और कानून के अनुसार मंत्रिपरिषद में निहित है, ठीक है। तो इतने से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से राजतंत्र में शक्तियां होती हैं और लोकतंत्र में क्या होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से इसको देखिएगा और अगर कोई बात ना समझ में आए तो उसको जरूर आप पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।